आपके साथ में श्वेता गर्ग, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और वक्त हो चला है एक बार फिर से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां आतंकी हमला बेहद कायराना हरकत बताया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है आतंकवाद में अपनी अंतिम सांसों पर पहुंच चुका है, जहां भारत में इस तरह की घटना स्वीकार नहीं है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की मौत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्होंने इस हमले को आतंकियों का कायराना कृत्य बताया है और कहा कि यह घटना दिखाती है कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैसे मजबूत और संगठित देश में इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सीएम योगी ने बताया कि शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और वे अपने परिवार के इकलौते बेटे थे और उनके निधन से परिवार गहरे हैं। जब मुख्यमंत्री ने सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। वह केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हमले वाले क्षेत्र का दौरा किया गया और आने वाले समय में आतंकवाद के खात्मे के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। वह योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब खबर जयपुर से है, जहां भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति, जो अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ दौरे पर थे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जहां 4 दिवसीय भारतीय यात्रा में उनके बच्चे भी साथ में थे मौजूद। जहां आधिकारिक यात्रा संपन्न कर अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं उपराष्ट्रपति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति, जो अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ दौरे पर थे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो 4 दिवसीय भारतीय यात्रा में उनके बच्चे भी साथ में थे मौजूद। जहां आधिकारिक यात्रा संपन्न कर अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं उपराष्ट्रपति। और अब अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां नकली नोट पर गृह मंत्रालय ने जारी किया है हाई अलर्ट। जहां 500 रुपए के नकली नोट पर जारी किया है हाई अलर्ट। जहां नकली नोटों की प्रिंटिंग और क्वालिटी हूबहू असली जैसे, जहां पे संदिग्ध नोटों को मिलने पर तुरंत बैंक या पुलिस को करे सूचित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां नकली नोट पर गृह मंत्रालय ने जारी किया है हाई अलर्ट। जहां 500 रुपए के नकली नोट पर जारी किया है ये अलर्ट। जहां नकली नोटों की प्रिंटिंग और क्वालिटी हूबहू असली जैसे, जहां संदिग्ध नोट मिलने पर तुरंत बैंक या पुलिस को करे सूचित। इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की चल रही है बैठक। जो बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ में मौजूद। लोकसभा नेता और पार्टी सांसद राहुल गांधी भी मौजूद हैं। वहीं पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य कांग्रेस नेता भी इस बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कांग्रेस पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की चल रही है बैठक। जब बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं और लोकसभा नेता और पार्टी सांसद राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं और उसी के साथ पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद हैं। और अब अगली खबर करनाल से है, जहां लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री। जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे और इनके बलिदान को देश रखेगा याद, केंद्रीय मंत्री ने कहा। दरअसल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल स्थित गांव में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की है। और शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने देश की सेवा करते हुए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। खट्टर ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि पूरा देश
उनके इस अद्वितीय बलिदान को नमन करता है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि सरकार शहीद के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। वह लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ गांव लाया गया, जहां स्थानीय लोगों ने विनय नरवाल अमर रहे के नारों के साथ उन्हें विदाई दी है। और इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक नेता भी मौजूद रहे, जो शहीद की वीरता को देश हमेशा गर्व और सम्मान के साथ याद रखेगा। अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है मुलाकात। जहां नीरज उद्वानी के परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे नीरज उद्वानी, जहां परिवार से मुलाकात कर दी है सांत्वना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नीरज उद्वानी के परिवार से मुलाकात कर सांत्वना देते हुए कहा है कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह की कायरता दिखाई गई है इससे लोगों को सजा जरूर मिलेगी। जिस तरह की घिनौनी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है उसका पूरा देश निंदा कर रहा है और एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। अभी कुछ निर्णय हुए हैं, लेकिन और अगर सख्त फैसले लेने की जरूरत है वह भी लिए जाएंगे, पूरा हिसाब लिया जाएगा। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की ये घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं, जहां सुरक्षा बलों ने 3 दिन पहले सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियानों में से एक शुरू किया था। जो तलाशी अभियान और मुठभेड़ जारी है और पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी है। अब खबर रायबरेली से है, जहां आतंकी हमले के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर बना हुआ है। जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जहां रेलवे, बस स्टेशन, होटल की गहन चेकिंग हो रही है। दरअसल रायबरेली में जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है, जहां रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और होटलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बता दें कि सुरक्षा के तहत रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर आने जाने वाले यात्रियों और वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है, जहां होटलों में ठहरने वाले लोगों की आईडी जांच की जा रही है और बिना वैध पहचान पत्र के किसी को रुकने की अनुमति नहीं दी जा रही। वह पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और स्थानीय नागरिकों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। अब खबर रांची झारखंड से है, जहां आईबी अधिकारी मनीष रंजन के आवास पहुंचे हैं बाबूलाल मरांडी, जहां आवास पहुंचकर आईबी अधिकारी को दी है श्रद्धांजलि। पहलगाम हमले में मारे गए थे आईबी अधिकारी मनीष रंजन, जो झारखंड भाजपा अध्यक्ष और विधानसभा नेता हैं बाबूलाल मरांडी। खबर रांची से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना किसी भी सूरत में क्षमा करने योग्य नहीं है और भारत सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। मरांडी ने कहा कि जिन्होंने ये कायरतापूर्ण कृत्य किया है उन्हें इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और उनके सरपरस्तों को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से
खिलवाड़ करने वालों को अब जवाब देने का समय आ गया है। नई सरकार इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और किस समय और किस तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा, यह रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ तय कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि देश के लोगों को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। बता दें कि उन्होंने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि पूरा देश इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। यह हमला न केवल निर्दोष लोगों पर बल्कि पूरे देश की आत्मा पर हमला है, जिसका हर हाल में करारा जवाब दिया जाएगा। स्वाभाविक है लोगों की आक्रोश, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, यानी नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके, कपड़ा उतरवा करके और लोगों को मारा गया है, तो ये बिल्कुल क्षमा करने की योग्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है और जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनके जो आका है, जो जहां से प्रायोजित होते उन्हें। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जब अमेरिका ने जारी की है एक एडवाइजरी, जब भारत यात्रा पर आए नागरिकों के लिए जारी की है एडवाइजरी। जम्मू कश्मीर न जाने की दी गई है सलाह, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई है जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक एडवाइजरी जारी की गई है, जहां अमेरिका ने जारी की है एडवाइजरी, जिसमें भारत यात्रा पर आए अपने नागरिकों के लिए जारी की है एडवाइजरी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर न जाने की दी गई है सलाह, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई है जारी। इस वक्त की बड़ी खबर। आतंकवाद, यह शब्द अपने आप में डर, पीड़ा और विनाश का प्रतीक बन चुका है और इसकी भयावहता का वही समझ सकते हैं जिसने किसी न किसी रूप में इसकी त्रासदी झेली हो। निर्दोषों की जान लेना, समाज में भय फैलाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देना आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य रहा है। दुख की बात यह है कि आज भी विश्व आतंकवाद के मुद्दे पर एक मत नहीं है। कुछ देश इसे राजनीतिक लाभ और कुछ धर्म के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की बात करें तो वह 1947 से लगातार इस दंश को झेलता आ रहा है, चाहे वह 1947 में पाकिस्तानी घुसपैठ हो, 2016 का उड़ी हमला या 2019 का पुलवामा अटैक या फिर हालिया में 2025 का पहलगाम हमला इसकी स्पष्ट मिसाल है। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता रहा है और संयुक्त राष्ट्र में कॉम्प्रिहेंसिव कन्जर्वेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जैसे प्रस्तावों के माध्यम से भारत यह स्पष्ट करता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वही दुर्भाग्यवश कुछ राष्ट्र अब भी आतंकवादियों को पनाह देकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आज आवश्यकता है वैश्विक एकता की। भारत का संदेश साफ है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इस पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए आज हम समझेंगे आतंकवाद पर भारत का रुख और विश्व के अलग अलग देशों की नीतियों के बारे में, और इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे बड़ा आतंकी हमला, धारा 370 हटने के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला। आर्मी की ड्रेस में पहुंचे थे कई आतंकी। आतंकियों ने करीब 50 राउंड की थी फायरिंग। हॉर्स राइडिंग कर रहे पर्यटक पर अंधाधुंध फायरिंग। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी। टीआरएफ का मास्टरमाइंड है सज्जाद गुल। पाकिस्तान में बैठकर इसे करता है संचालित। 2019 में अस्तित्व में आया था टीआरएफ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश का पहलगाम हमला सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस हमले में हताहतों की तादाद अधिक हो सकती है। बता दें कि पहलगाम के बैसरन इलाके आर्मी की ड्रेस में पहुंचे कई आतंकियों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की।
हॉर्स राइडिंग कर रहे पर्यटक अंधाधुंध गोलीबारी की चपेट में आए। आतंकी हमले में 26 से अधिक टूरिस्ट के मारे जाने की आशंका है और इस हमले के वक्त पीएम मोदी सऊदी की यात्रा पर थे, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और वापस अपने वतन लौट आए हैं। और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और हमले में मारे गए परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ साथ वहां एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जो कि बड़ी कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। टीआरएफ का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल है, जो पाकिस्तान में बैठकर इसे संचालित करता है। बता दें कि लश्कर का मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में अस्तित्व में आया था। पाकिस्तान से होती है फंडिंग। टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और इसकी फंडिंग पाकिस्तानी सेना और आईएसआई करती है। जानकारी के मुताबिक इसे सज्जाद गुल, सलीम रहमानी और साजिद जत लीड करता है। भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित किया है। टीआरएफ ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले शामिल हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड सुरंग में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी और उस हमले का जिम्मेदार टीआरएफ को माना जाता है। कितनी खतरनाक है टीआरएफ? बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से चर्चा में आया था टीआरएफ। टीआरएफ के आतंकी करते हैं टारगेट किलिंग। जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बनाना चाहती है टीआरएफ। सरकार को ठोस कदम उठाने की है आवश्यकता। टीआरएफ साल 2020 में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से चर्चा में आया था। टीआरएफ के आतंकी टारगेट किलिंग करते हैं। वो अधिकतर गैर कश्मीरी लोगों को मारते हैं, जिससे बाहरी लोगों में दहशत का माहौल बना रहे और वो जम्मू कश्मीर न आए। लेकिन जिस तरह से देश के अंदर इसके पैरोकार हैं, उससे ये समझना होगा कि आखिर इससे उनके परिवार भी प्रभावित होते हैं। अगर छोटे से उदाहरण से इसे समझें तो धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिससे वहां निवास करने वाले लोगों को अच्छा रोजगार का साधन मिला हुआ है। लेकिन इस आतंकी हमले के बाद वहां जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आ सकती है, जिससे वहां रोजगार करने वाले लोग प्रभावित होंगे। इसलिए इस बार के आतंकी हमले के बाद वहां के लोगों में रोष देखने को मिला है और उनका कहना है कि आतंकी कभी भी अपने नहीं हो सकते। लेकिन सवाल है कि आखिर धारा 370 हटने के बाद जब वहां राष्ट्रपति शासन था तो इस तरह की घटनाओं में कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने के बाद ये फिर से सक्रिय हो उठे हैं। लेकिन इस तरह के कृत्य के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर कब तक आम जनता और सैनिक इस तरह के हादसे के शिकार होते रहेंगे। भारत में कहां से आया आतंकवाद? भारत में कई जगहों से आया आतंकवाद। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ गया आतंकवाद का खतरा। अलगाववादी ताकत की मदद से भारत में बढ़ा आतंकवाद। पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म का लिया सहारा। भारत में आतंकवाद कई जगहों से आया है। 1947 के विभाजन के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में विद्रोह को समर्थन देकर और अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देकर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा भारत में कई अन्य आतंकवादी संगठन भी सक्रिय रहे हैं, जिनमें से कुछ राजनीतिक, धार्मिक और जाति कारणों से प्रेरित हैं। पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म का सहारा लिया गया और जो दिशा निर्देश दिए गए उनमें आतंकवाद एक कर्तव्य है और हत्या सुन्नत है। कहा गया है कि सुन्नत का अर्थ लाभ का मार्ग है और इस प्रकार के लोगों को धर्म का जामा पहनाया गया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में रूसी सेनाएं प्रभावशाली हो रही थी। 1980 में अफगानिस्तान पर रूस का नियंत्रण था, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी देश था और वे नहीं चाहते थे कि रूस आगे बढ़े।
वहां उनके संगठन CIA ने रेडिकल इस्लामिक ग्रुप की मदद ली और वहां 2 संस्थाएं बनाई। एक का नाम था अल-कायदा और दूसरे का नाम था तालिबान। 26/11 की घटना में इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े इन चारों संगठनों में एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। उनका मकसद अल्लाह का सहारा लेकर इस्लाम को हासिल करना था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सांस्कृतिक चित्रण पर हमला शुरू किया और मार्च 2001 में बामियान बुद्ध का विनाश किया। दूसरी घटना 2001 में भारतीय संसद पर हमले के रूप में दिखाई दी और इसका उद्देश्य व्यापार, वाणिज्य, नवाचार, सांस्कृतिक संरचना, प्रतीकवाद और लोकतंत्र पर हमला करना है या था। मुंबई में आतंकी हमलों का मकसद भारत की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करना था, क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और इस तरह से एक-एक कर आतंकी भारत में प्रवेश करते गए। आतंकवाद पर भारत का रुख। भारत आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता की नीति पर पूरी तरह अडिग है। भारत का मानना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मजबूत घरेलू सुरक्षा तंत्र, उन्नत खुफिया साझाकरण और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग की अहम भूमिका होनी चाहिए। भारत लगातार आतंकवाद के वित्त पोषण, प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है और इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाने की मांग करता आया है। भारत का स्पष्ट संदेश है, आतंकवाद के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया का आतंकवाद पर रुख। दुनिया आज आतंकवाद को एक गंभीर वैश्विक खतरा मानती है और इसके खिलाफ एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाती है। आतंकवाद को हिंसा, भय और विनाश का उपकरण माना जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में अस्थिरता फैलाना होता है। इसलिए अधिकांश देश मिलकर आतंकवाद को रोकने और इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में जुटे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ देश अब भी इसे अपने राजनीतिक और सामरिक हितों के लिए एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे देशों को वैश्विक मंच पर बेनकाब करना और अलग थलग करना आवश्यक है, ताकि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सके। यूएन का आतंकवाद पर रुख। संयुक्त राष्ट्र का आतंकवाद के प्रति रुख दृढ़ और स्पष्ट है। यूएन आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा मानता है। यूएन ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनमें आतंकवाद विरोधी रणनीति, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। और इसके साथ ही भारत कई बार आतंकवाद को लेकर यूएन में अपनी नीतियों को स्पष्ट कर चुका है। लेकिन एक बात जो आपके लिए जानना जरूरी है, वह है कि संयुक्त राष्ट्र में 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य देशों को वीटो शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। अस्थायी सदस्य देश हर 2 साल में चुने जाते हैं और उन्हें वीटो शक्ति नहीं होती। स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन शामिल है और चीन भारत के उठाए गए आतंकवाद के मुद्दों पर हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में वोट करता हुआ दिखाई देता है। आतंकवाद आज एक नासूर बन चुका है, जो न केवल भारत की आर्थिक प्रगति बल्कि सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये भारत में अस्थिरता और भय का वातावरण बनाने की साजिश का हिस्सा है। वहीं विश्व के देश भले ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हों, लेकिन प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ देश अपने हितों के चलते आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाते। ऐसे में एकजुट होकर कड़े और निर्णायक कदम उठाना समय की। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।